नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं खबर आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ, ये मेरे लिए बड़ा भावुक कर देने वाला पल है। बहुत इमोशनल और बेहद गंभीर क्षण है। वो इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें शामिल थे ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला और ऑनरेबल जस्टिस विश्वनाथन, सुप्रीम कोर्ट की इस डिवीजन बेंच ने आज पहले हिंदुस्तान का ऐसा मामला जो कि पैसिव यूथेनेसिया का होगा, और उस पहले केस को अनुमति दे दी है। और ये मामला उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद के एक युवक से संबंधित है, और ये मामला है हर्षित राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हर्षित राणा बनाम भारत संघ देश का वो पहला मामला बना है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी है, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने। आखिर हर्षित राणा कौन थे, वो कैसे इस परिस्थिति में आए, आइए इन बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लिखा है 32-year-old हर्षित राणा हु वाज इन अ कोमा सिंस 13 years, यानी पिछले 32 वर्ष इनकी आयु थी और पिछले 13 वर्षों से लगातार ये कोमा में थे। यानी कि पीएसवी अगर मैं कहूं तो पीएसवी का मतलब हो जाएगा यानी कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज में थे। लगातार ये कोमा में थ्रू आउट बने हुए थे। इनको क्वाड्रापेल्जिया हो गया था। इसका मतलब कि ये लगातार कोमा में थे, ना ही ये सेंसेस में आ पा रहे थे। इनका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था और इनके साथ एक बहुत दुखद हादसा हुआ था। हादसा ये हुआ था कि ये अपने घर की बालकनी से यानी चौथे फ्लोर से ये गिर गए थे। इनको सीवियर हेड इंजरीज आई थी और जैसे ही इनको सीवियर हेड इंजरीज आई थी 2013 से और अब तक 2026 तक बीते 13 वर्षों से ये लगातार मेडिकल सपोर्ट पर थे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। जब हम यूथेनेसिया की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, यूथेनेसिया का जो मतलब हो जाता है, अगर मैं आसान भाषा में हम बात करें तो वो मतलब होता है इच्छा मृत्यु। और यूथेनेसिया को हम मर्सी किलिंग कह सकते हैं। यानी कि इसे उस मामले के साथ, उन पेशेंट्स में के साथ कोशिश ये की जानी चाहिए कि अप्लाई किया जाए कि विच आर टर्मिनली इल पेशेंट्स, यानी जो गंभीर रूप से ग्रसित हैं और अब उनमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो जिसे हम मर्सी किलिंग कहते हैं, उसका जो दरअसल लीगल टर्मिनोलॉजी होती है उसे क्या कहा जाता है? यूथेनेसिया कहा जाता है, यानी कि इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इच्छा मृत्यु की जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरी होती है पैसिव यूथेनेसिया। और जब हम एक्टिव यूथेनेसिया की बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि जो भी आप अगर अभी प्रत्यक्ष रूप से आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं, आप लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं, तो वो एक झटके में बंद कर लेना। और जब हम पैसिव यूथेनेसिया की बात करते हैं तो पैसिव यूथेनेसिया का मतलब हो जाता है कि धीरे धीरे आपको जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जो डोजेस दिए जा रहे हैं, जो मेडिकल सपोर्ट या वेंटिलेशन पर अगर आप हैं तो उसको धीरे धीरे वापस खींचना, वो भी एक मेडिकल बोर्ड की सलाह पर। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर्षित राणा बनाम भारत संघ, और हर्षित राणा हमारे देश का पहला मामला बना है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी है। जब हम भारत में यूथेनेसिया की बात करते हैं तो दरअसल सबसे पहली बार यह मामला प्रकाश में आया अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में। अरुणा शानबाग जो कि मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थी और वहां पर उन्हीं के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने उनके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसके बाद वो लगभग 30 वर्षों से ज्यादा समय तक कोमा में पड़ी रही। और उन्होंने पहली बार, उनकी तरफ से बंबई की एक एक्टिविस्ट हुआ करती थी पिंकी वीरानी, उन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की डिवीजन बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू थे। पर उस वक्त हमारे देश में यूथेनेसिया या पैसिव यूथेनेसिया का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। दरअसल यूथेनेसिया की जब हम बात करते हैं
तो ये हमारे अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के मौलिक अधिकार और राइट टू लाइफ से संबंधित है, क्योंकि जब हम जीते हैं तो हमारे राइट टू लाइफ में केवल महज सांस लेना शामिल नहीं है, उसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी है। और इसी बात का हवाला याचिकाकर्ता लगातार देते रहे कि जब व्हेन वी हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसी के साथ वी शुड ऑल्सो हैव अ राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि अगर मुझे जीने का अधिकार है तो जीने के अधिकार में, सम्मान से जीने के अधिकार में, मुझे सम्मान से मरने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ मामले में, पर उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि उस वक्त हमारे अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अंततः इसमें परिवर्तन किया जाता है और एक जजमेंट आता है 2018 का, 2018 का, जो कि होता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो दूसरा केस था इसे कहा जाता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले 2018 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि जीने के अधिकार में, सम्मान से जीने के अधिकार में, सम्मान से मरने का अधिकार भी शामिल है। दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो अ पार्ट अंडर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। और उसके साथ ही पर यह स्पष्ट करता है कि केवल और केवल अगर हिंदुस्तान में अनुमति भविष्य में दी भी जाएगी तो केवल और केवल पैसिव यूथेनेसिया की दी जाएगी, कभी भी एक्टिव यूथेनेसिया की नहीं। और इसी के साथ 2023 में इसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। एक डॉक्ट्रिन दी जाती है जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग विल। और डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग विल के माध्यम से, यानी अगर जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है वो अगर पहले से अपनी ऐसी विल करके जाता है कि अगर वो कभी किसी वेजिटेटिव स्टेज में जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या वो लंबे समय तक वो तमाम इंजेक्शंस, वो तमाम अन्य बीमारियां जो उसके ट्रीटमेंट के साथ हो रही उसके साथ जीना चाहता, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या ऐसे में कुछ समय बाद वो पैसिव यूथेनेसिया ले सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग विल दिया था उसमें कहा था कि ऐसे में व्यक्ति को अधिकार होगा कि अगर वो लंबे समय से बीमार है, गंभीर रूप से, और कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग विल के माध्यम से कोर्ट में अर्जी कर सकता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा और मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद, डॉक्टरों का परीक्षण के बाद, यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति में सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तब ऐसे मामले में यहां पर उसे राहत प्रदान कर दी जाएगी। तो ये सबसे 3 हमारे इंपॉर्टेंट केसेस थे। सबसे पहले अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, और दूसरा हमारा मामला मैंने आपको बताया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और तीसरा आज का जो हिंदुस्तान का पहला पैसिव यूथेनेसिया का केस सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, जो कि है हर्षित राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहां पर हर्षित राणा बनाम भारत संघ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में 2024 में हर्षित राणा ने अपने पिता के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में यह अर्जी दी कि साहब 2013 से ये गंभीर रूप से बीमार हैं, लगभग कोई सुधार नहीं हो रहा है, इन्हें पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी जाए, पर दिल्ली हाईकोर्ट उसे खारिज कर देता है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पहली बार इनकी याचिका को सुनने से मना करता है, पर उसके साथ ही एक निर्देश ये देता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि हर्षित के इलाज का जो भी खर्चा हो वो सारा का सारा राज्य सरकार वहन करे। पर अंततः ये फिर से दोबारा से दूसरी पिटीशन डालते हैं, मामला डिवीजन बेंच के सामने जाता है, और आज हम देखते हैं कि इस मामले में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी गई है। अब देखिए, इसका मतलब यह होगा कि तत्काल प्रभाव से ही किसी की मृत्यु कभी भी कारित नहीं की जाएगी। यानी अब तक हर्षित जिस भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, धीरे धीरे उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की, अगर वो 70% वेंटिलेशन पर थे या 60% ऑक्सीजन पर थे, तो उसको कम किया जाएगा। उसके साथ ही जो इनको ड्रग्स दी जा रही थी, जो एडमिनिस्टर की जा रही थी, उनको रिड्यूस किया जाएगा, और इनको धीरे धीरे जो है जिस कष्ट प्राय जीवन में ये जी रहे हैं उनसे इनको मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पर यह क्षण बेंच के लिए, हर्षित के मां बाप के लिए, क्योंकि जब इनके साथ ये हादसा हुआ तो इनकी उम्र महज 21 वर्ष थी, और आज बीते 12-13 वर्षों में लगातार जो इन्होंने कष्ट, जो तमाम मुश्किलात का सामना किया होगा, और आज ये जब ये जजमेंट होगा तो ये बेहद ही बड़ा दुखद, मैं कहूंगा, ये क्षण है। और जब मैं आज आप लोगों को ये जानकारी भी बता रहा हूं, तो ये एक पहला मामला आया है, और इससे संबंधित हमने आपको ये केस लॉज बताए, तमाम चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की, और इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होगा
आगे जिस विषय पर वो हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।